चलिए, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक और प्रैक्टिकल के बारे में, और जो है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग ऑफ द टॉपिक ट्यूबरकुलोसिस। जैसे हमने बात की थी कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल में। आपको रिटर्न फॉर्म में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी जाती है, जहाँ पे एक आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। वो प्रिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी गलतियाँ होंगी, वो प्रिस्क्रिप्शन इनअप्रोप्रिएट होगा। तो आपको उस प्रिस्क्रिप्शन को क्रिटिसाइज़ करना है, इवेलुएट करना है, और उसके बाद जो गलतियाँ हैं वो आपको पॉइंट आउट करनी है। और वो गलतियों को लिखने के बाद जो सही प्रिस्क्रिप्शन है, जो आप सोच रहे हैं, वो सही प्रिस्क्रिप्शन आपको लिखना होता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके मार्क्स होते हैं, और काफ़ी सिग्निफिकेंट मार्क होते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। तो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें भी पर्टिकुलर सब टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो ये सब टॉपिक थियोरेटिकल रहता है, लेकिन कंसाइज वे में समझे तो आपके लिए बहुत ईजी होता है। तो आज जो हम लोग जो टॉपिक लाए हैं वो है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस का प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो ट्यूबरक्यूलोसिस इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ये टॉपिक के अंदर, फिर भी हमने हो सके इतना कंसाइज वे में ये प्रैक्टिकल बनाने का ट्राई किया है, जहाँ पे बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत ही प्रिसाइज पॉइंट्स जो है वो हम लोग डिस्कशंस करेंगे, जो आपको मेमोराइज करने के लिए ईजी हो जाए। तो हो सके इतना कंसाइज वे में हमने ये प्रैक्टिकल बनाने का ट्राई किया है। होपफुली यू लाइक इट। चलिए, तो ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे हमें पता ही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया से होते हैं। ये जो बैक्टीरिया ये होते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये जनरली काफ़ी सारे व्यक्तियों को अफेक्ट करता है, एडल्ट्स को भी अफेक्ट करता है, पीडियाट्रिक पेशेंट्स को भी अफेक्ट करता है। लेकिन जिसको भी अब अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है रादर, तो सभी में एक्टिव डिसीज़ नहीं होता है। लगभग 10% लोगों में ही एक्टिव डिसीज़ कन्वर्जन होता है। लेकिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग होते हैं, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज में 50% चांसेस हैं कि आपको एक्टिव डिसीज़ हो। सो इन्फेक्शन होना और एक्टिव डिसीज़ होना वो दो अलग बातें हैं, आज डिस्कशन करेंगे। जब भी ये बैक्टीरिया बॉडी को अफेक्ट करता है, तो बॉडी में जो उसके लिए सूटेबल ऑर्गन है वो है लंग्स। वो लंग्स को काफ़ी प्रेफर करता है, लंग्स में इन्फेक्शन करता है। और इसके अलावा भी और काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे वो अफेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट हेयर्स एंड नेल्स। इसको अर्ली डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, ये डिसीज़ को, और उसके बाद उसका क्योर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम लोग ये प्रैक्टिकल या फिर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं? क्योंकि जब भी आप भी प्रिस्क्राइबर बनोगे, तब आपके पास काफ़ी चैलेंजेस आएंगे ऐसे पेशेंट्स को फेस करने के लिए। सो ट्यूबरक्यूलोसिस का वर्ल्ड वाइड जो इंसिडेंस है, उसमें से ऑलमोस्ट 30% जो इंसिडेंस ऑफ प्रिवेलेंस रेट है वो इंडिया में है। काफ़ी सारे लोग ट्यूबरक्यूलोसिस से इंडिया में मोर्टालिटी होती है, मॉर्बिडिटीज़ होती है। तो और नए नए केसेस भी बढ़ रहे हैं, और नए चैलेंजिंग रेसिस्टेंट केसेस भी आ रहे हैं। तो इसीलिए टीबी कंट्रोल को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। पहले सिम्टम की बात करें, कंसाइज वे में समझते हैं, तो मेन चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो फीवर होना, वीकनेस होना, स्पेशली इवनिंग को टेम्परेचर रेज होना, वेट लॉस होना, और नाइट स्वेट्स और कफिंग होना। कफिंग की सीवियरिटी माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर भी होता है, सीवियर में ब्लड इन कफ भी होता है। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप ट्यूबरक्यूलोसिस एक सस्पेक्ट कर सकते हो। फिर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो अगर कैसे पता चलेगा कि पेशेंट इन्फेक्टेड है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से, तो इन्फेक्शन जानने के लिए ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट करना होता है। मोन्टुक्स टेस्ट भी इसे कहा जाता है, जहाँ पे स्किन के अंदर ट्यूबरक्यूलिन के जो एंटीजन है वो डाले जाते हैं, और 24-48 घंटे के बाद वहाँ पे अगर इंड्यूरेशन होता है तो उसे पॉजिटिव स्किन टेस्ट माना जाता है। पॉजिटिव स्किन टेस्ट वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट इन्फेक्टेड है ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया से। इसका इतना वो ऐसा मतलब नहीं है कि वो पेशेंट में एक्टिव डिसीज़ है या फिर एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस है। वो जानने के लिए आपको उसका करना पड़ेगा स्पूटम टेस्ट। तो अभी आपको स्पूटम टेस्ट करना पड़ेगा, और स्पूटम टेस्ट अलग अलग प्रकार के स्टेन्स आते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, जेड स्टेन होते हैं, जिसमें आपको ये जो रेड कलर के जो बेसिलाई दिख रहे हैं वो डिटेक्ट होंगे स्पूटम के अंदर, या फिर ब्रोंकियोअल्वेल और लवाज के अंदर एडवांस केसेस में। तो उसके अंदर आपको इजीली मिल जाएंगे, जो कंफर्म डायग्नोस करेगा कि ये पेशेंट इन्फेक्टेड है और एक्टिव डिसीज़ भी है। सीवियरिटी देखने के लिए आप चेस्ट एक्सरे करेंगे कि कितना सीवियर है, या फिर रिकन्फर्म करेंगे इससे। चेस्ट एक्सरे से भी कंफर्म हो जाएगा कि अगर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है, अगर कुछ कैविटरी लीजन्स आपको दिख रहे हैं, अगर कंसोलिडेशंस दिख रहे हैं,
तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्यूबरक्लोसिस एक्टिव है। तो इस प्रकार से कुछ टेस्ट्स होते हैं। इसके अलावा एक और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी होता है जो हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट में देखेंगे, जहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एक माइकोबैक्टीरिया है वो किन किन ड्रग से ससेप्टिबल है और किन किन ड्रग से रेजिस्टेंस है। तो एक प्रकार का कल्चर सेंसिटिविटी काइंड ऑफ टेस्टिंग है जिसे DST भी कहते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है जिससे हम लोग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली DST में टाइम लगता है। टाइम मीन्स कि मोस्टली तो आधे महीने से 1 महीना लग जाता है DST में। एडवांस DST किट्स अवेलेबल होती है तो आप 48 घंटे में 72 घंटे में रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं। सो DST फैसिलिटीज़ भी एक टेस्ट है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अभी ज़्यादा कुछ ना डिस्कशंस करते हुए डायरेक्टली हम लोग ड्रग्स के बारे में डिस्कशंस करते हैं। ये बहुत ही कंसाइज वे में हमने टेबल प्रिपेयर किया है जिससे आप लोग सभी ट्यूबरक्लोसिस की जो ड्रग्स हैं उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन कंपैरेटिव वे में जान सकते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस में जो फर्स्ट लाइन ड्रग, किसी भी डिसीज़ में फर्स्ट लाइन ड्रग उसे बोला जाता है कि वो जो ड्रग्स हैं वो बहुत इफेक्टिव ड्रग्स हैं वो डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और सेकंड लाइन ड्रग्स वो होती है कि जब फर्स्ट लाइन ड्रग्स फेल हो, फर्स्ट लाइन ड्रग से रिस्पॉन्स ना मिले, फर्स्ट लाइन ड्रग का रेजिस्टेंस हो, फर्स्ट लाइन ड्रग का इंटॉलरेंस हो, तो इस केसेस के अंदर आपको फिर सेकेंड लाइन ड्रग के ऊपर जाना होता है। सेकेंड लाइन ड्रग फर्स्ट लाइन ड्रग से कम इफेक्टिव होती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, और थोड़ा बहुत एडवर्स ड्रग रिएक्शन उसके ज़्यादा होते हैं, तभी उसको सेकेंड लाइन या फिर रिजर्व में रखा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग 5 है। आइसोनियाजाइड जिसे H से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, रिफाम्पिसिन जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है, पायराजिनामाइड जिसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, इथाम्ब्यूटोल जिसे E से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसे S से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो HRZES इससे शॉर्ट फॉर्म्स आपको काफ़ी सारे दिखने को मिलेंगे काफ़ी सारी गाइडलाइंस के अंदर। तो आपको वो पता होना चाहिए कि किस ड्रग किस फॉर्म से या किस इनिशियल से रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, एंटी ट्यूबरकुलस, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, पायरिसिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। वैसे तो हम लोग डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जाते हैं, वो थियरी में होता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे देखना हो तो जो आइसोनियाजाइड है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशंस करता है माइकोलिक एसिड का। इथाम्ब्यूटोल भी ऐसा ही माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशंस करके ट्राई करता है, इवन पायरासिनामाइड टू सम एक्सटेंट। और जो रिफाम्पिसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो साइटोप्लाज्मिक लेवल पे या फिर न्यूक्लियस के लेवल पे या फिर RNA लेवल के ऊपर काम करते हैं। सो RNA पोलीमरेज को इनहिबिशंस करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशंस करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये कुछ इन ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। रूट सब ओरली लिए जाते हैं एक्सेप्ट ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लिया जाता है, IM लिया जाता है। अगर साइट की बात की कहाँ पे ये एक्शन करता है, किस प्रकार के माइकोबैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और इथाम्ब्यूटोल है वो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स कि मैक्रोफेज के अंदर जो होता है वो माइकोबैक्टीरिया, मैक्रोफेज आके खा जाते हैं, अंदर रहता है। तो जो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर बैक्टीरिया होता है दोनों के ऊपर ये काम करता है, तीनों ड्रग आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और इथाम्ब्यूटोल। स्पेसिफिक चीज़ ये है कि पायरासिनामाइड है सिर्फ इंट्रासेल्यूलर काम करता है, जहाँ पे pH एसिडिक होती है, जहाँ पे लो pH होती है वहाँ पे ही ये काम करता है, इन्फ्लामेटरी जगहों पे ये काम करता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो उसका टोटल अपोजिट है, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन बड़ा मोलिक्यूल है, अंदर नहीं जा सकता, इसलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलरली ही काम करता है। सो मल्टीप्लाइंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर बेसिलाई है उसके ऊपर ही काम करता है। सब ड्रग सीडल ड्रग है एक्सेप्ट वन ड्रग दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक, और वो है इथाम्ब्यूटोल। ये कुछ नीट PG में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये भी आप इसके ऊपर से डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमने बात की कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सिर्फ IM रूट से दिया जाता है, पायरासिनामाइड सिर्फ इंट्रासेल्यूलर काम करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन सिर्फ एक्स्ट्रा सेल्यूलर काम करता है, और इथाम्ब्यूटोल ही बैक्टीरियोस्टैटिक है, बाकी सब ड्रग बैक्टीरिसीडल है। मेटाबॉलिज्म में जो टिपिकल बात है वो है आइसोनियाजाइड की, वो बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आइसोनियाजाइड का मेटाबॉलिज्म होता है वो एसिटाइलेशन से होता है, और अगर कुछ पेशेंट्स के अंदर उस एसिटाइलेटिंग एंजाइम्स में तकलीफ है तो उससे स्लो एसिटाइलेशन भी हो सकता है या फिर फास्ट एसिटाइलेशन भी हो सकता है। अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी वो एंजाइम में है तो उसके ऊपर से फास्ट या फिर स्लो एसिटाइलेटर्स बन सकते हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिफाम्पिसिन के बारे में, कि रिफाम्पिसिन CYP एंजाइम को इंड्यूस करता है।
जिससे आपने जनरल फार्मेक में कंसेप्ट सुना होगा कि रिफाम्पिसिन के साथ और कोई ड्रग्स जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स या फिर HIV में यूज़ होने वाली दवाइयाँ या फिर एपिलेप्सी में यूज़ होने वाली दवाइयाँ अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, उसकी इफेक्टिवनेस कम होती है। तो जब भी आप रिफाम्पिसिन के साथ ले तो या फिर उसका डोज बढ़ाए या फिर उसके कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जैसे हमने बात की बड़ा मोलिक्यूल है, अनचेंज यूरिन के अंदर निकलता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल या फिर साइड इफेक्ट्स। आइसोनियाजाइड से जो मेजर साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड रहती है वो होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरॉन को वो डैमेज करता है। पायरिडॉक्सिन जो इम्पॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन B6, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बन पाता है और जिससे न्यूरोनल डैमेज होता है। वो न्यूरोनल डैमेज माइल्ड भी होता है टू सीवियर एक्सटेंट भी होता है। तो इसलिए ऐसा ज़्यादातर माना जाता है कि आइसोनियाजाइड जब भी देते हैं तो उसके साथ प्रिवेंटिव तौर के ऊपर आप विटामिन B6 भी दीजिए। हिपेटोटॉक्सिसिटी भी होती है इससे। हिपेटोटॉक्सिसिटी एक मेजर कंसर्न है ये सभी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग में, स्पेशली विथ रिफाम्पिसिन, इससे भी हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है। नॉन सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन जैसे रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ योर बॉडी फ्लूइड्स होता है, स्पेशली यूरिन, स्वेट, सलाइवा, ऑरेंज डिस्कलरेशन होता है। कई बार पेशेंट्स को हम लोग नहीं कहते हैं तो पेशेंट घबरा जाते हैं कि उससे लगता है कि ये ब्लड निकलने लगा है। स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन इथाम्ब्यूटॉल में है, दैट इज न्यूराइटिस, ऑक्यूलर रेट्रोबल्बल न्यूराइटिस इसे कहते हैं, और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी होती है। एक और स्पेसिफिक चीज़ है दैट इज हाइपरयूरिसेमिया। हाइपरयूरिसेमिया भी इथाम्ब्यूटॉल के साथ एसोसिएटेड रहता है। एक और ड्रग जो हाइपरयूरिसेमिया करती है, काउट करती है, वो है पायरासिनामाइड। हेपेटोटॉक्सिसिटी लगभग सभी के साथ एसोसिएटेड है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक है, तो जब भी आप पढ़े तो 3 चीज़ें उसके साथ ऑलवेज एसोशिएट कीजिए। किडनी टॉक्सिसिटी दैट इज़ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी जो ईयर की जो टॉक्सिसिटीज़ हैं स्पेशली हियरिंग लॉस, बैलेंसिंग, वो सब चीज़ों के साथ, और तीसरी है न्यूरोमस्कुलर डैमेज, तो उससे मसल वीकनेस भी हो सकता है। सो ये सब जो चीज़ें हैं वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की ड्रग्स के साथ ऑलवेज एसोशिएट रहती है। तो ये कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में आप एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल वो ड्रग की पढ़ें, क्योंकि आपको प्रिस्क्रिप्शंस उसी के ऊपर से क्रिटिसाइज़ करने के लिए कहा जाएगा, या तो फिर एक स्पेसिफिक मॉर्बिडिटी दिया जाएगा कि जहाँ पे पेशेंट्स को कोमॉर्बिड कंडीशन ये है, या फिर एक स्पेसिफिक उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन के प्रति इंटॉलरेंस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इंटरेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है, ये सब चीज़ों के ऊपर से ही आपको क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा। सो अगर आपको ड्रग्स के बारे में डिटेल पता है तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो ये कुछ जनरलाइज इन्फॉर्मेशन था फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग्स के बारे में। जैसे हमने बात की थी कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो हमने ऑलरेडी बात की, जिसे ग्रुप 1 कहा जाता है, ये कुछ टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, बुक्स में इस टाइप से क्लासीफाई किया गया है, इसलिए हमने इंक्लूड किया है, आपके लिए भी ईजी रहेगा। तो ये जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स हैं, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटॉल, जो सबसे ज़्यादा पोटेंट है, अच्छी टॉलरेटेड ड्रग्स हैं और रूटीनली यूज़ की जाती है। ग्रुप 2 जो ड्रग्स हैं वो है इंजेक्टेबल, जो स्पेशली अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, कैप्रोमाइसिन, जैसे सभी माइसिन्स हैं, आपको पता चल जाएगा। ये पोटेंट बैक्टीरियाइडल ड्रग्स रहती हैं लेकिन इंजेक्टेबल रहती है ये ड्रग्स। ग्रुप 3 में रहती हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स, जो रूटीनली यूज़ नहीं की जाती है, रेजिस्टेंट केसेस के अंदर फ्लोरोक्विनोलॉन्स यूज़ की जाती है, और फ्लोरोक्विनोलॉन्स में से भी कुछ स्पेसिफिक है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो है मैक्सिफ्लॉक्सासिन, उसके बाद जो इफेक्टिव है दैट इज़ लीवोफ्लॉक्सासिन, उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और लीस्ट इफेक्टिव है दैट इज़ ओफ्लॉक्सासिन। सो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन काफ़ी यूज़ की जाती है। स्पेशली फ्लोरोक्विनोलॉन्स तब यूज़ की जाती है जब दूसरी ड्रग्स का इंटॉलरेंस हो या फिर ड्रग रेजिस्टेंट भी आपको देखने को मिला हो। फिर आती है ग्रुप 4 की ड्रग्स, जो मेनली सेकेंड लाइन ओरल एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग के तौर पे भी मानी जाती है, जिसके कुछ नाम है इथियोनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल से अलग है ये, इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, टेरिजोडॉन, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड और PAS। तो ये कुछ ड्रग के नाम हैं जो ओरल ड्रग्स हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं। ये लेस इफेक्टिव ड्रग्स हैं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं और थोड़ी बहुत टॉक्सिक है, तो इंटॉलरेंस भी हो सकता है। लेकिन ये ड्रग्स को तभी यूज़ करना चाहिए जैसे हमने बात की थी कि इंटॉलरेंस हो फर्स्ट लाइन ड्रग से, या फिर फर्स्ट लाइन ड्रग से कुछ रेजिस्टेंस हो, तो ऐसे केसेस में ही आपको सेकेंड लाइन ड्रग के ऊपर जाना है। और फिफ्थ जो ग्रुप है वो ड्रग्स हैं विथ अनक्लियर एफिकेसी, उसका एफिकेसी अभी अनक्लियर है,
लेकिन जब भी एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, एमडीआर से भी ऊपर एक ड्रग रेजिस्टेंस है, ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें सेकेंड लाइन ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, सेकेंड लाइन ड्रग से भी कई बार रेजिस्टेंस हो जाता है, स्पेशली इंजेक्टेबल ड्रग से, फ्लोरोक्विनोलॉन से, इससे भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तभी ये ड्रग्स, ग्रुप ड्रग्स यूज़ की जाती है, जिसमें है क्लैरिथ्रोमाइसिन, क्लोफाजिमिन, लीनेजोलिड, अमोक्सिक्लेव, इमीपेनेम, सिलास्टिन, थायासिटाजोन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं सीवियर इन्फेक्शंस में, तो वो एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो अनसर्टेन एफिकेसी वाली ये दवाइयाँ हैं, जनरली एमडीआर के लिए रिकमेंड नहीं की जाती, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस सीबी के लिए यूज़ की जाती है। तो इस प्रकार से अगर क्लासीफाई की जाए तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन सेकेंड लाइन ड्रग्स के भी है, मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कैप्रियोमाइसिन, अमिकासिन, कैनामाइसिन, ये तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की ड्रग ही है, तो ऑब्वियसली उससे ईयर टॉक्सिसिटी, स्पेशली हियरिंग लॉस, स्कानामाइसिन से बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं हियरिंग लॉसेस के, जो रिवर्सिबल होता है, बंद करने से लौट आते हैं, और न्यूरोटॉक्सिसिटी और वेस्टिबुलर डैमेज भी होता है। इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड जो ड्रग्स हैं उससे जीआई टॉक्सिसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इवन हिपरटॉक्सिसिटीज़ भी होती है। फ्लोरोक्विनोलॉन से हमें पता है कि वैरायटी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं, हार्ट में प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल से, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से, डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म टू दी एब्डोमिनल साइड इफेक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, इवन टेंडन रप्चर, कन्वर्जेंस, ये सब चीज़ें भी हो सकती है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ एसोसिएटेड है साइक्लोसेरिन के साथ। साइक्लोसेरिन से जो होता है वो है साइकोसिस। सो काफ़ी बार नीट में पूछा गया है कि सेकेंड लाइन जो ड्रग्स है उससे साइकोसिस इंड्यूस होता है, या फिर डिप्रेशन, हेडेक, कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें, इवन कन्वल्जन्स भी होते हैं, तो सीएनएस एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं साइक्लोसेरिन से। इसीलिए जब भी किसी को पेशेंट को सीएनएस एबनॉर्मलिटी है या फिर ऐसे साइकोसिस वाली तकलीफ है तो उसमें साइक्लोसेरिन अवॉइड कीजिए। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जिससे काफ़ी सारे एब्डोमिनल रिएक्शंस प्लस थायराइड के साथ एसोसिएटेड रिएक्शंस भी होते हैं, जो भी नीट में पूछे जाते हैं, दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये कुछ स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस थे जो सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड है। अब आ जाते हैं ये ड्रग्स के डोजेस के ऊपर। तो एक डोज आपको याद रखना है इसके अंदर से, और बेटर है कि आप mg पर kg वाला डोज भी याद रखें। तो HRZES ऐसे हमने लिखा हुआ है, ये है इसके डेली डोजेस। तो 5, 10, 25, 15, 15 ऐसा करके आप याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो mg पर kg डोज याद रखें, डेली डोजेस आप याद रखें, और HRZES ये सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको रटना थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए भी डोजिंग शेड्यूल होता है, लेकिन वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम लोग एडल्ट के लिए ही अभी डिस्कशंस कर रहे हैं। नाउ हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर आते हैं कि टीबी वाले पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब हमने देख लिया कि टीबी वाले पेशेंट्स हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पिक्यूलियरिटीज़ क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल क्या है, अब कैसे हमें अप्रोच करना है, उसका रेजाइम क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो ट्यूबरकुलोसिस का रेजिम क्या होता है। तो जनरली अभी ट्यूबरकुलोसिस को पेशेंट्स को कैटेगराइज करना वो पहली चीज़ है, तो हमें उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी में। तो पहले 4 कैटेगरी थी, लेकिन अब गाइडलाइंस के अंदर 2 ही कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, न्यू पेशेंट्स और प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट्स। या तो ये नया पेशेंट है जिसको कोई ड्रग एक्सपोजर नहीं है, या फिर इसको प्रीवियस ड्रग एक्सपोजर था, या तो फिर अभी उसका ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग है वो पेंडिंग चल रहा है, तो वैसे उसको भी आप कैटेगरी 2 में डाल सकते हैं। ठीक है, उसमें एक एडिशनल है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अगर ड्रग सेंसिटिविटी से पता चलता है कि काफ़ी सारी ड्रग का रेजिस्टेंस है, स्पेशली आइसोनियाज़ाइड और रिफाम्पिसिन का, तो उसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबीबी डिक्लेयर करते हैं, तो उसको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट दी जाती है, रेजाइम के थ्रू। तो एक नया पेशेंट है जिसको कैटेगरी 1 कहते हैं अगेन, और ऑब्वियसली प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट्स है तो उसे कैटेगरी 2 में कहते हैं। अभी जो ट्रीटमेंट दी जाती है 2 फेजेस में दी जाती है, और एक दो जो फेज़ है उसमें से इनिशियल फेज़ है जिसे कहते हैं इंटेंसिव फेज़। इंटेंसिव फेज़ यूजुअली कम टाइम के लिए होता है, कम ड्यूरेशंस के लिए होता है, और दूसरा जो फेज़ होता है उसे कहते हैं कंटिन्यूएशन फेज़, वो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए होता है। इंटेंसिव फेज़ का एम ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैक्सीलाई को किल करें, और
उसको पेशेंट्स को जो स्पूटम पॉजिटिव आ रहा था उसको नेगेटिव में हम लोग कन्वर्ट करें, जिससे ये पेशेंट कम्युनिटी में दूसरों को इन्फेक्ट करना बंद करे। तो पेशेंट को भी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिले, और इससे एडवांटेज ये होता है कि जो पेशेंट है रैपिड कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव में और दूसरों को कम स्प्रेड करता है। तो इंटेंसिव फेज का फ़ायदा ये है। और कंटिन्यूएशन फेज का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो पेशेंट्स के अंदर बाकी बची कुछ बेसिलाइज हैं वो भी मर जाए और फिर से उसका रिलैप्स ना हो। तो दोनों फेज का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है कि पेशेंट्स जो है अनएजुकेटेड होते हैं, उनको इसकी सीरियसनेस पता नहीं होती है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं। तो वो लोग को इंटेंसिव फेज में जब भी 1 महीना ट्रीटमेंट या 1.5 महीना मिलती है तो मोस्टली पेशेंट का सिम्टम सब रिलीव हो जाता है। स्पेशली उसकी जो कंप्लेन होती है कफिंग, ब्लड इन स्पूटम, राइज इन टेम्परेचर, फीवर, तो ये सब कंप्लेंट्स लगभग 1-1.5 महीने में इंटेंसिव ट्रीटमेंट में ख़त्म हो जाती है। तो पेशेंट क्या करता है कि फिर आगे दवा लेना बंद कर देता है, फॉलोअप में आना बंद कर देता है, उसको लगता है मेरा सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि उसके अंदर जो बैसिलाई है अब उसके सामने रेजिस्टेंस करते रहेंगे, और अब जो उसको फिर से टीबी होगा वो रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है, या फिर ये दूसरों को इन्फेक्ट करता रहे, या फिर इसको उसको अगेन टीबी का री इन्फेक्शन हो। तो ऐसे केसेस में आपको पूरे, इसीलिए दोनों फेजेस का पूरा ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो RNTCP प्रोग्राम चल रहा है, वो RNTCP के प्रोग्राम के अंदर यही सब चीज़ें हैं कि रेजिस्टेंस हो सके उतना कम करें। और जो भी ट्रीटमेंट है वो डॉट्स के थ्रू दी जाती है। ये आपने वर्ड सुना होगा, डॉट्स, दैट इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। पहले क्या था कि ऑब्जर्व नहीं था, अभी क्या होता है कि जो भी वर्कर्स होते हैं इसके साथ, प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड होता है, वो डायरेक्टली पेशेंट के सामने ही उसको ऑब्जर्व करके उसको दवाई देते हैं, पेशेंट उसके सामने ही दवाई निकलता है। सो दैट इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। और शॉर्ट कोर्स मीन्स कि अभी जो कोर्स है वो कम हो गया है। अभी देखिए ये पूरा जो टाइम है वो कम हो गया है, 6-6 महीने का, पहले 12-12 महीने का टाइम था, तो इसलिए शॉर्ट कोर्स हो गया। सो ऐसे इंटेंसिव फेज और फेज से फ़ायदा ये हुआ कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कम हो गया, पेशेंट का उससे कंप्लाइंट बढ़ा है। तो ये दोनों वर्ड आपको RNTCP के अंडर डॉट्स पता होना चाहिए। चलिए तो आते हैं कि न्यू पेशेंट्स के अंदर इंटेंसिव फेज कितना होता है। इंटेंसिव फेज होता है 2 महीनों का, और कंटिन्यूएशन फेज होता है 4 महीनों का। टोटल 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है। जबकि जो कैटेगरी 2 वाले पेशेंट्स हैं, जहाँ पे जो इंटेंसिव फेज है वो 3 महीने का है, और कंटिन्यूएशन फेज है 5 महीने का। टोटल 2 महीने ज़्यादा बढ़ेंगे, और यहाँ पे ड्यूरेशन हो जाएगा 8 महीनों का। अभी मेन चीज़ है ड्रग कैसे देनी है। तो 2 महीने में कैटेगरी 1 वाले पेशेंट्स को आपको डेली दवाई देनी है, यहाँ पे भी डेली दवाई देनी है, हो सके तो डेली दवाई ही देनी है। पहले ऐसा था कि थ्राइस वीकली देते थे, स्पेशली जब भी डायरेक्टली ऑब्जर्व देते थे तो थ्राइस वीकली देते हैं, लेकिन अब ऐसा रिकमेंडेड है कि डेली ही दवाई दें। तो डेली आपको दवाई देनी है दोनों ही केसेस के अंदर। कौन कौन सी दवाई देनी है, तो जो पहली कैटेगरी वाले पेशेंट्स हैं उसमें देना है HRZE। HRZE आपको हर रोज़ देना है। मोस्टली ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल रहते हैं, उसकी किट ही अवेलेबल होती है। ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट सभी गवर्नमेंट सेंटर्स के ऊपर फ्री में होती है। तो HRZE डेली देना है, 2 महीनों के लिए देना है, और 2 महीने के बाद स्पूटम करवाना है, मोस्टली कन्वर्ट हो जाएगा, तभी आपको कंटिन्यूएशन फेज में जाना है, और आपको 4 महीने के लिए अब सिर्फ आपको H और R ही देना है। तो ये है एक प्राइमरी रजाइम कैटेगरी 1 के पेशेंट के लिए 6 महीनों का। 2 महीनों के लिए HRZE डेली, और फिर 4 महीनों के लिए H और R ZE निकाल देना है, डेली देना है। ठीक है, क्लियर। फिर है कैटेगरी 2 के पेशेंट्स। सो कैटेगरी 2 के पेशेंट्स को अब क्या है कि ये बिकॉज प्रीवियसली एक्सपोज पेशेंट्स है लॉजिकली, तो उनको एक ड्रग ज़्यादा इंक्लूड करनी है, तो वो इंक्लूड करनी है S। तो HRZE S ये डेली आपको देना है। सिप्टोमाइसिन जो इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है, IM दी जाती है, आपको 2 महीने से ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि ऑब्वियसली अमाइनोग्लाइकोसाइड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होंगे, तो इसीलिए 2 महीने तक देना है। और उसके बाद 1 महीने का, जैसे ये लोग कोर्स कर रहे थे ऐसे SRZE का कोर्स करना है। और फिर 5 महीने के लिए आपको HR के साथ E भी देना है एज एन एडिशनल। सो बिकॉज आपका प्रीवियस एक्सपोजर हुआ है, चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपको ऑब्वियसली ड्रग का डोज या फिर नंबर ऑफ ड्रग्स थोड़ी ज़्यादा लगेंगी। तो इस प्रकार से 8 महीने का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा रजाइम कि कैटेगरी 1 वाले पेशेंट्स को और कैटेगरी 2 वाले पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है। MDR के बारे में देखते हैं। आते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB के तौर पर। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB अभी बढ़ रहा है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है। क्या है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB? अगर हम लोग ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं
और उसमें ऐसा होता है कि आइसोनियाज़िड और रिफाम्पिसिन दोनों का रेजिस्टेंस है कम से कम ये दो ड्रग का रेजिस्टेंस है। इससे भी ज़्यादा और कोई ड्रग का हो सकता है, लेकिन कम से कम अगर आइसोनियाज़िड और रिफाम्पिसिन का रेजिस्टेंस है तो उस पेशेंट्स को कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट। ठीक है। सो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में से ये दोनों ड्रग का अगर रेजिस्टेंस है तो उसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के तौर पे लेबल किया जाता है, और उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है। उसमें इंटेंसिव फेज रहता है 6 से 9 महीनों का, कम से कम 6 महीनों का। 6 महीने के बाद उसका स्पूटम टेस्ट किया जाता है, कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे उसको कंटिन्यूएशन फेज में डाला जाता है। 9 महीनों तक चलता है। कंटिन्यूएशन फेज चलता है 18 महीने तक, तो कम से कम 24 महीने का ये ट्रीटमेंट रहता है। ठीक है, 1 साल का पूरा ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है और फर्स्ट लाइन में से 2 ड्रग का तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो अभी सेकंड लाइन ड्रग के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन 2 ड्रग का रेजिस्टेंस है, तो बाकी बची हमारे पास 2 और ड्रग HRZE के तौर पे Z और E। तो Z और E को तो इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा एक इंजेक्टेबल यूज़ की जाती है, वो इंजेक्टेबल इन अ फॉर्म ऑफ कैनामाइसिन यूज़ की जाती है। एक फ्लोरोक्विनोलॉन यूज़ की जाती है, वो लीवोफ्लॉक्सासिन या फिर ओफ्लॉक्सासिन यूज़ की जाती है। और 2 ड्रग सेकेंड लाइन में से यूज़ की जाती है, वो है इथियोनामाइड और साइक्लोसेरिन। सो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स टॉलरेबिलिटी ये दोनों ड्रग चूज़ की जाती है। इवन पैरामाइन और सैलिसिलिक एसिड भी कई बार यूज़ की जाती है। सो इस प्रकार से 6 ड्रग का पूरा पुड़िया रहता है, वो पेशेंट को खाना होता है। जब भी कंटिन्यूएशन फेज में पेशेंट एंटर होता है तब यहाँ पे ऑब्वियसली इंजेक्टेबल्स कम की जाती है, कानामाइसिन कम की जाती है, बिकॉज इंजेक्टेबल्स ज़्यादा टाइम देना सही नहीं है, तो इंजेक्टेबल कम हो जाएगी। और दूसरा चीज़ वो कम होगा, दैट इज़ पायरासिनामाइड। सो ये दो जो दवाइयाँ हैं, एक इंजेक्टेबल और एक है ये पायरासिनामाइड, ये दोनों कम की जाती है, और बाकी सारी जो 4 दवाइयाँ हैं वो उससे रेजाइम कंटिन्यू किया जाता है। यहाँ पे पायरिडॉक्सिन हर रोज़ दिया जाता है 100 mg के तौर पे, क्योंकि काफ़ी न्यूरोटॉक्सिसिटी होने का खतरा रहता है, तो इसीलिए पायरिडॉक्सिन ऑलवेज दिया जाता है। जो कैटेगरी 1 और 2 वाले पेशेंट्स थे उसमें पायरिडॉक्सिन कई बार दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता है, कम डोज में दिया जाता है, यहाँ पे दिया ही जाता है। तो ये है रेजाइम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का। होपफुली आपको ये रेजाइम में क्लैरिटी हो गई होगी। फिर आता है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या होता है? यही MDR वाले ही केसेस अगर ट्रीट ना हो, रिस्पॉन्स अच्छा ना हो, तो फिर अगेन हम ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं, और उसमें ऑलरेडी हमें पता है कि H और R का तो रेजिस्टेंस हो ही चुका है। अगर उसके साथ आपको फ्लोरोक्विनोलॉन्स और एक इंजेक्टेबल जो भी ड्रग्स हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, उसका भी अगर रेजिस्टेंस हो, तो ये टोटल चारों ड्रग का रेजिस्टेंस हो, तो उसे कहते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो XDR टीबी के फॉर्म में उसको लेबल किया जाता है। सो वो MDR टीबी के केसेस कि जहाँ पे एक फ्लोरोक्विनोलॉन और एक इंजेक्टेबल का भी रेजिस्टेंस हो मिनिमम, सो उसे कैटेगरी उसे XDR टीबी की कैटेगरी में रखा जाता है। इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, कोई पर्टिकुलर रेजिम नहीं है, लेकिन जैसे हमने बात की थी कि कैटेगरी 4 वाली जो ड्रग्स थी, 1 2 3 4 5 हमने जो दिखाए थे, उसमें से 4 वाली जो अनक्लियर एफिकेसी वाली जो ड्रग्स थी, 5 वाली जो अनक्लियर एफिकेसी वाली थी, वो अनक्लियर एफिकेसी वाली ड्रग्स इमिवेनम, सिलासिन, अमोक्सक्लेव, लिनेजोलिड, ये सब जो दवाइयाँ हैं उसका यूज़ करके कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर आपको पूछ सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस इन प्रेग्नेंट वुमन, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो क्या करें? तो जनरली बिकॉज प्रेगनेंसी है तो आप ऐसा सोचें कि नहीं हम प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो वो उचित बात नहीं है। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट विथहेल्ड नहीं करना चाहिए। टीबी वाले पेशेंट्स अगर प्रेग्नेंट है तो उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? इंडिया में जो एडवाइजेबल है वो है 9 महीने का ट्रीटमेंट। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 9 महीना प्रेगनेंसी रहती है, 9 महीने का ट्रीटमेंट दीजिए। उसमें से इंटेंसिव फेज़ 2 महीने का, 7 महीने का आप कंटिन्यूएशन फेज़ दीजिए। इंटेंसिव फेज़ में HR और E ही लीजिए, ठीक है। पायरासिनामाइड अवॉइड कीजिए, हो सके तो उस इंडिया में हम लोग नहीं यूज़ करते, इवन US में भी नहीं यूज़ करते, तो Z को अवॉइड किया जाता है, तो HRE ही दिया जाता है, और 7 मंथ का HR का ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद प्रेग्नेंट वूमन है जिसका बच्चा होता है, तो उसको सभी प्रेग्नेंट वूमन को बच्चे की बात बाद में करेंगे, पहले प्रेग्नेंट वूमन की भी बात करें, साथ में आइसोनियाज़िड भी देते हैं, तो इसलिए पायरिडॉक्सिन भी आपको 10 mg पर डे रिसीव होना चाहिए। तो ये हो गया प्रेग्नेंट वूमन में ट्यूबरकुलोसिस की बात।
फिर आते हैं, बच्चा पैदा हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, तो उसकी बात अब कहते हैं कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग वूमन है तो उसको भी टीबी है, अगर एक्टिव टीबी है तो उसको भी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और बच्चे का क्या करें, तो बच्चे को रेगुलर बीसीजी वैक्सीन देना चाहिए। और उसमें अगर एक्टिव टीबी है या नहीं है, एक्टिव है तो उसका ट्रीटमेंट होगा, अगर नहीं है तो उसको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट 6 महीने के लिए आइसोनियाज़िड सिरप के ऊपर रखा जाता है। सो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। फिर आते हैं कीमो प्रोफाइलैक्सिस, मीन्स की प्रोफाइलेक्टिकली टीबी की दवाइयाँ ऐसे लोगों में जहाँ किस किस लोगों में आपको प्रोफाइलेक्टिकली टीबी की दवाई देनी है। कुछ दवाई जैसे हमने यहाँ पे बात की, एक एग्जांपल लिया कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जिसको ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस है, उसको बेबी को हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, एक्टिव टीबी नहीं है लेकिन हो सकता है, तो उसको 6 मंथ्स के लिए आप आइसोनियाज़िड का सिरप दें। उसी प्रकार से अगर कोई आपके घर में कोई पेशेंट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स है, ओपन केसेस के कॉन्टैक्ट्स में आए हैं, मोन्टुक्स कन्वर्जन अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है, फैमिली के अंदर कोई है, ट्यूबरक्युलर मदर का बच्चा है, ऑलरेडी पेशेंट कंप्रोमाइज़ है उसका इम्यूनिटी, जैसे ल्यूकीमिया, डायबिटीज़, सिलिकोसिस या फिर एचआईवी इन्फेक्टेड है, कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ऊपर चल रहा है और जिससे ऑलरेडी इन्फेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है मोन्टुक्स टेस्ट करके, ठीक है। तो ऐसे सब जो पेशेंट्स हैं उसमें कीमो प्रोफाइलेक्सिस देना बहुत ज़रूरी है। सो कीमो प्रोफाइलैक्सिस में ज़्यादा कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ एक ड्रग देना है, दैट इज़ आइसोनियाज़िड। हम लोग आइसोनियाज़िड 300 mg देते हैं, ठीक है, 6 महीने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसे जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिसके कॉन्टैक्ट्स में है या फिर इम्यूनिटी कम है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें कीमो प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे आइसोनियाज़िड देना है, 6 महीने का ट्रीटमेंट देना है। अगर एमडीआर पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आए हैं तो आपको कीमोथेरेपी अभी नहीं देना है, आपको देखना है कि एक्टिव डिसीज डेवलप होता है, अगर होता है तो उस प्रकार से एमडीआर टीबी की गाइडलाइन के तौर पे आपको उनको ट्रीट करना है। फिर होता है रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कई कई बार टीबी में स्टीरॉइड्स भी दी जाते हैं, यूजुअली ऑर्डिनरीली नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर पेशेंट सीवियरली इल है, मिलियरी और सीवियर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, और किसी जगह पे जैसे मेनिंजियल, रीनल, पेरिकार्डियल टीबी है, प्लूरल इफ्यूजन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ हो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से, और एचआईवी वाले पेशेंट में सीवियर टीबी के मैनिफेस्टेशंस हो, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको कुछ टाइम बाय करने के लिए, इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम करने के लिए आप स्टीरॉयड यूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट पीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है किस टाइप के टीबी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो है इंटेस्टिनल टीबी। इंटेस्टिनल टीबी में कभी भी आप स्टीरॉयड ना दें क्योंकि उससे साइलेंट परफोरेशन होने का खतरा रहता है। और जब भी आप स्टेरॉयड दें, किसी भी कंडीशन में स्टेरॉयड दें, तो उसे ग्रेजुअली विड्रॉ करें, धीरे धीरे विड्रॉ करें, जिससे हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस सप्रेशन कम होता है। अब आ जाते हैं एक्चुअली एक्सरसाइज के ऊपर, कौन कौन से प्रिस्क्रिप्शन किस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं और कैसे आप लिखना है। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे कि 50 साल ओल्ड मेल पेशेंट है जिसको कंप्लेंट्स हो रहे थे लो ग्रेड फीवर, कफ और एक्सपेक्टोरेशंस के 2 महीने से, और डायग्नोस किया तो पता चला कि ये नया पेशेंट है टीबी का, तो उसका ट्रीटमेंट आप लिखिए। तो सिंपल है, रजाइम है, कैटेगरी 1 का पेशेंट्स है, तो उसका रजाइम हमें याद होना चाहिए। क्या था उसका रजाइम? 2HRZE था, और उसके बाद उसको 4 महीने के लिए H और R देना था, तो ये उसका रजाइम हो गया। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं डेली देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोनियाज़िड देना है, रिफाम्पिसिन देना है। ड्रग्स का डोज आप याद रख सके तो याद रखें, अदरवाइज हमने याद रखा था 5, 10, 25, 15, 15, उसके हिसाब से आप पेशेंट के वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, आइडियल 50 का करके। तो ऐसी अभी 1 वीक की ही ट्रीटमेंट है, क्योंकि एवरी वीक पहले आपको फॉलोअप के लिए बुलाना है जिससे पेशेंट का कंप्लायंस अच्छा रहे, अदरवाइज महीने का पहले से दे देंगे तो पेशेंट भूल जाएगा, नहीं लेगा तो इसके हिसाब से हम 7 डेज़ के हिसाब से ही लेंगे कि एक टेबलेट आपको 1 से डेली लेना है, पहले 7 टेबलेट ही इशू करें, ठीक है, पायरासिनामाइड, इथाम्बिटोल, और साथ में एक पायरिडॉक्सिन भी दे, न्यूरोटॉक्सिसिटी ना हो इसके लिए 10 mg की टैबलेट 1 डे। सो इस प्रकार की ट्रीटमेंट दे। इसके साथ आप नॉन फार्मेकोलॉजी एडवाइस भी लिखे प्रिस्क्रिप्शंस में, जैसे ऑल ड्रग्स को हो सके तो सुपरविजन्स के अंदर लेना है, आपको मिस नहीं करना है नेक्स्ट डे भी, हाई प्रोटीन डाइट रखें, मील से हाफ एन आवर पहले लें, फॉलोअप करें, और स्पूटम एग्जामिनेशन फेज 2 में जाने के पहले एक बार करवाएं। दूसरा एक एक्सरसाइज है यहाँ पे, जहाँ पे है 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट जिसको टीबी है, प्रीवियसली ट्रीट किया गया है, यही आपको इंडिकेट करता है कि कैटेगरी 2 में जा रहा है, 1 में तो नहीं है, ठीक है।
और उसने कोर्स कंप्लीट नहीं किया था, इरेगुलर मेडिकेशन ली थी, फिर से रिलैप्स हो गया है और यहाँ पे लिख के दिया है कि कैटेगरी 2 की ट्रीटमेंट दें। तो हमें पता है कि कैटेगरी 2 की जो ट्रीटमेंट है वो सेम ही होगी, प्लस उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें ऐड ऑन होगी। एक आपको लिखा था कि पहले तो ड्यूरेशन बढ़ेगा, उसमें 6 महीना था, यहाँ पे 8 महीना है। स्पेशली यहाँ पे जो इंटेंसिव फेज़ है उसमें 2 महीने के लिए जो HRZ/E और उसके साथ एक एस्ट्रेप्टोमाइसिन भी ऐड होगा, और उसके बाद 1 महीने के लिए आपको यूजुअल HRZ/E का ट्रीटमेंट लेना होगा। और जो कंटिन्यूएशन फेज़ है उसको आपको 5 महीने के लिए लेना होगा, उसमें HR के साथ आपको E भी लेना होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो आप ऐड होगा, IM लेना है उसका इंजेक्शंस, और हर रोज़ एक इंजेक्शंस लेना है, 2 महीने के लिए लेना है, पहले 7 दिन के लिए लिखा है यहाँ पे। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस हैं वही ऑलमोस्ट सेम ही होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर है, और एक लास्ट में लिखा होगा कि 2 महीनों के लिए कंटिन्यू रखना है, और उसके बाद 1 महीने के लिए यूजुअल HRZ/E रेजिम देना है, और 5 महीनों के लिए HRE रेजिम देना है। एक और एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है, उसमें लिखा है कि पेशेंट है जो हाई रिस्क MDR-TB का पेशेंट्स है, ठीक है, MDR-TB के तौर पे डायग्नोस हुआ है जिसको रिफाम्पिसिन का रेजिस्टेंस है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर आपको इंटेंसिव फेज़ में किस प्रकार से पूरा रेजिम हमें दिया था कि इंटेंसिव फेज़ 6 से 9 महीनों का होता है, फिर कंटिन्यूएशन फेज़ होता है 18 महीनों का। तो उसमें जो जो भी ड्रग्स हैं वो ड्रग्स आप उस हिसाब से 7 दिन के लिए पहले लिखें। तो यहाँ पे लिखी हुई है एक इंजेक्टेबल कैरामाइसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, एक फ्लोरोक्विनोलॉन, इथियोनेमाइड और इथियोनेमाइड लिखा हुआ है, इथाम्बुटोल और पाइनाजिरामाइड फर्स्ट लाइन से लिखा हुआ है, साइक्लोसेरिन सेकंड लाइन से लिखा हुआ है, साथ में एक पायरिडोक्सिन का टैबलेट भी लिखा हुआ है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, और जैसे हमने बात की थी कि 6 महीने के बाद आप उसका स्पूटम टेस्ट करवाइए, और जब भी आपको कन्वर्जन मिले तब आप कंटिन्यूएशन फेज़ में जाइए, और कंटिन्यूएशन फेज़ में आप जो 2 दवाइयाँ हैं स्पेशली इंजेक्टेबल अमाइनोग्लाइकोसाइड और पायरासिनामाइड वो बंद कीजिए, और बाकी की 4 दवाइयों के ऊपर आप 18 महीने ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए। तो होपफुली ये जो ट्यूबरक्लोसिस का पूरा प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग था वो आपके समझ में आ गया होगा। हमने हो सके उतना कंसाइज वे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करने का ट्राई किया है, और आपको समझाने का ट्राई किया है, जिससे आप इसमें एक्सेल कर सके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस या चैनल को सपोर्ट कीजिए। काफ़ी सारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड ऑलरेडी फार्माकोलॉजी वीडियोस हमने हमारे प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिकल फार्माकोलॉजी के वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको थियरी के भी देखना है तो थियरी के भी सिस्टम वाइज प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।